हेलो चिल्ड्रेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, कीनिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 का यूनिट नंबर 2, डीकोलोनाइजेशन इन घाना। तो घाना आपको पता है कि अफ्रीका में है। तो इसके बारे में पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे and then we'll discuss about the rule of Vamekumma in the next video। तो इस वीडियो में हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और इसकी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले घाना जो था क्यों टारगेट बनाया गया, क्यों इसे कॉलोनाइज क्यों किया गया। इसका रीज़न था जस्ट लाइक बाकी सारी कंट्रीज़ की तरह ही रिसोर्सेज। घाना वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेज। घाना का पहले पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। घाना को 1957 में ये नाम आया घाना। इसके पहले घाना को बोला जाता था गोल्ड कोस्ट कि बिकॉज अब नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि गोल्ड की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसे अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। तो काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ आई एंड इनमें ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ को ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनी बनाया था। एंड ऑन दी अदर हैंड जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम और पोर्टुगल की भी कुछ कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में। कॉलोनियलिज्म की वजह से अफ्रीका ने सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी ही नहीं खोई बट अपने नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड और रबर भी खोए कॉलोनियलिज्म की वजह से। अब कोस्टल अफ्रीका के अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन करने लगा। 1821 में गवर्नमेंट ने गोल्ड कोस्ट मतलब घाना का पोजीशन एक अफ्रीकन कंपनी से मर्चेंट्स की प्राइवेट अफ्रीकन कंपनी से ले लिया गोल्ड कोस्ट का पोजीशन। और 1844 में फंती नाम का एक एथनिक ग्रुप, वहाँ का घाना का एक लोकल एथनिक ग्रुप है, उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को। एंड ऑन दी अदर हैंड अशंतीज़ ने इस बात का प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से ब्रिटिश इंटरेस्ट में ये एक बाधा बन गई। अशंतीज़ जो ट्राइब थी ये एक तरह से ब्रिटिश की दुश्मन बन गई बिकॉज दे वर द वंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। उनके साथ ब्रिटिश ने काफ़ी सारे वॉर्स फाइट करने के बाद फाइनली अशंती ट्राइब लॉस्ट देयर पावर एंड गोल्ड कोस्ट में फिर 1920s में ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया इनडायरेक्ट रूल टू ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़। तो अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश अफ्रीकन कॉलोनीज़ ने ऑफ कोर्स एलाइज की साइड ली बिकॉज ब्रिटेन वाज अ पार्ट ऑफ एलाइज अगेंस्ट एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स कौन सी थी? जर्मनी, जापान एंड इटली। अब एक जो अटलांटिक चार्टर था ये साइन हुआ था। ये जब पार्लियामेंट में लाया गया तो विंस्टन चर्चिल ने ऑन पर्पस कॉलोनीज़ का मतलब जर्मनी से रखा, कॉलोनीज़ का मेंशन मतलब जर्मनी से किया। एंड इसका एक प्रोविज़न था कि इंपीरियल कॉलोनीज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसकी वजह से अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कॉलोनीज़ थी, उन्होंने ब्रिटेन को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऑटोनॉमी वाली पावर उन्हें दी जानी चाहिए कॉलोनीज़ को। नाउ वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीकन नेशनलिज्म काफ़ी
बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। क्या रीज़न्स थे, कैसे हुआ ये? तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो थे वो बाहर जाने लगे, यूएसए जाने लगे, ब्रिटेन जाने लगे फॉर देयर हायर स्टडीज़। एंड वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि कैसे ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अफ्रीकन्स को वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है। एंड नेक्स्ट फिर कॉलोनियलिज्म उन्हें एक ह्यूमिलिएशन की तरह लगने लगा। उन्हें फील हुआ कि कॉलोनी बना करके, यहाँ पर कॉलोनी बना करके ये हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ब्लैक्स को उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, उन्हें उनकी लैंड्स ली जा रही है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन्हीं की लैंड में। एंड इसलिए जो यंग लोग थे, यूथ थे, दे स्टार्टेड एजिटेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, और उनकी डिमांड थी कि कॉलोनियल रूल को विड्रॉ किया जाए। अब इसकी टाइमलाइन समझते हैं, इस डीकोलोनाइजेशन की टाइमलाइन को समझते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड कोस्ट में जब 1920s में इनडायरेक्ट रूल इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ के लिए, तब से नेशनलिस्ट जो थे उनका ऑपोजिशन शुरू हो गया। पर सबसे ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट जिससे कि इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ा, ये मूवमेंट काफ़ी बढ़ा, वो था कि एक्स सर्विसमैन पर ओपन फायरिंग की गई थी एक्रा में। एक्रा घाना की कैपिटल है। सो वो एक पीसफुल पेटिशन कैरी कर रहे थे गवर्नर के लिए, ताकि अपनी कंप्लेंट गवर्नर तक पहुंचाने के लिए एक पेटिशन ले जा रहे थे। उन एक्स सर्विसमैन पर फायरिंग की गई। अब इस टाइम पर जोसेफ डांक्वा ने फाउंड करी यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन 1947 में अगस्त में, जिसके सेक्रेटरी जनरल बनने का प्रपोजल दिया गया वामे क्रूमा को। अब इसका एम था सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वामे क्रूमा और डांक्वा को अरेस्ट कर लिया गया सून एंड ट्रूप्स। और फिर 1948 में जब अरेस्ट कर लिया गया, एंड इसके बाद वामे क्रूमा ने अपनी एक अलग पार्टी स्टार्ट करी, अपनी एक अलग पार्टी लीड करी, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी। तो इस पार्टी ने बाद में वर्कर्स और फार्मर्स ने पहली बार एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस के डिमांड करते हुए। एंड वामे क्रूमा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रपोज किया टू प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बट ये जो प्रपोजल था, इसे अपोज किया नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ने, जिसे लीड कर रहे थे कोफी बूसिया। सो एनएलएम चाहती थी कि एक फेडरल स्टेट इस्टेब्लिश हो विथ रीजनल गवर्नमेंट्स, और कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी का मानना था कि उन्हें एक यूनिटरी गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अब एक और कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया गया 1954 में, जिससे कि एक कैबिनेट फॉर्म हुई अफ्रीकन मिनिस्टर्स की, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए गए हैं। एंड इस इलेक्शन में सीपीपी जीत गई विथ मेजॉरिटी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, जो वामे क्रूमा प्राइम मिनिस्टर बन गए गोल्ड कोस्ट के, तो गोल्ड कोस्ट की गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें कि इंडिपेंडेंस का प्रपोजल था। ये हुआ 1956 में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडिपेंडेंस के लिए अग्री किया
जब ज़्यादातर ब्रिटिश टोगोलैंड रेसिडेंट्स ने गोल्ड कोस्ट की इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। एंड फाइनली 6 मार्च 1957 को गोल्ड कोस्ट बन गया द स्टेट ऑफ घाना, जिसे कि नाम दिया गया था आफ्टर द मिडीवियल वेस्ट अफ्रीकन एम्पायर, और फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी पार्ट बना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वामे क्रూమా के बारे में।